हेलो दोस्तों कि जैसा कि हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें हमने हर्ब एज अ रॉ मटेरियल का पूरा टॉपिक कवर अप कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम क्या है, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, जिसमें हमको पूरा सिलेबस कवर करना है यहाँ तक में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे GAP मतलब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड पेस्ट मैनेजमेंट और इन मेडिसिनल प्लांट एंड बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको जो ये वाला टॉपिक है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो अच्छे से समझ में आएगा। आपके सामने एक बोतल है, ठीक है। बोतल के ऊपर देखिए ढक्कन में लिखा हुआ है GMP और इसका फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या, ये दवा जो है वो मैन्युफैक्चर की गई। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इसका मतलब इस दवा को बनाने में लिए पूरी तरीके से सावधानी बरती गई है। उसी प्रकार से जो हमारे टॉपिक है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसमें जब हम कोई भी हर्बल ड्रग या कोई भी हम क्रॉप्स वगैरह का कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें पूरी तरीके से सावधानी बरती जानी चाहिए। साथ ही साथ हमको क्या कंडीशन चाहिए, इन सब के बारे में हमारी एक गाइडलाइंस होती है, उसी को बोलते हैं हम GAP मतलब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोडायनेमिक टॉपिक से। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बायोडायनेमिक का मतलब होता क्या है और ये हमारे कहाँ कहाँ यूज आती हैं। तो बायोडायनेमिक हम सिंपल सा मतलब समझे तो बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग एंड डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द एनर्जी। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, खेती। तो सिंपल भाषा हम समझे कि ऐसी खेती जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा या उनकी एनर्जी के द्वारा किया जाता है उनको बोलते हैं बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। अगर शुद्ध भाषा में हम बोले तो जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे यूरिया हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीजें का बिना यूज किए हम अपनी फसल को या हर्बल ड्रग को या हर्ब्स को उत्पन्न करते हैं या कल्टीवेट करते हैं, उसको बोलते हैं बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। तो सिंपल भाषा में तो बायोडायनेमिक क्या है, इज अ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, सिस्टम है जो क्या करता है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वैल्यू ऑफ द सॉइल। अब देखिए यहाँ पर केमिकल और बायोलॉजिकल वैल्यू बता रहा है, ना कि उसका यूज किया जा रहा है। अब बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें उत्पन्न करने की क्षमता कितनी है, केमिकल वैल्यू क्या हो जाएगा कि उसमें नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, सॉइल फर्टिलिटी है या नहीं है, ETC वगैरह के बारे में कौन बताएगा, हमारा बायोलॉजिकल एंड केमिकल वैल्यू ऑफ द सॉइल। मतलब जब सॉइल की केमिकल वैल्यू और बायोलॉजिकल वैल्यू पता चल जाएगी तो सॉइल में कितनी फर्टिलिटी है, प्लांट किस हिसाब से ग्रोथ करेगा, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, सल्फर की मात्रा कितनी है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक, ये चीज हो गई। अब विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब ये सारी जो प्रोसेस करेंगे इसका मतलब क्या है, जैसे हम अपने खेत में गेहूं उगाते हैं, गेहूं उगाने में हम यूरिया डालते हैं, जिंक डालते हैं और मेनी टाइप्स ऑफ दी हम अदर डाई वगैरह भी डालते हैं, लेकिन उनका बिना यूज किए हुए हम सिंपल सा जो गोबर होता है, कंपोजिट खाद होती है, उसका यूज करके हम अपने गेहूं को उत्पन्न करते हैं, अपनी फसल को कल्टीवेट करते हैं, उसी को बोलते हैं बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर लाइक यूरिया, जिंक जो कि आपके खाद के दुकानों पे मिलती है, डाई वगैरह इसमें यूज नहीं किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। अगर आप सिंपल से समझ सकते हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिक एंड माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक के माध्यम से जैसे आपका गाय का गोबर हो गया, ठीक है, कंपोजिट खाद हो गया, माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट जैसे कि उसके अंदर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ये सारा जो टॉपिक है बहुत ही आगे चल के हम आगे धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक फार्मिंग देखेंगे तो वहां पर और अच्छे से समझेंगे। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत किसने की थी या इसकी गाइडलाइंस किसने दी थी। तो इन 1924 मतलब 1924 में रुडॉल्फ स्टीवर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट को दिया था। फिलहाल इन्होंने तो बुकली थ्योरी दी थी, लेकिन हमारे इंडिया में शायद आपको ये नहीं पता होगा कि आज से हजारों वर्षों पूर्व यही बायोडायनेमिक खेती ही हो रही है, मतलब ऑर्गेनिक खेती हो रही है। हालांकि उसको अंदर दिखा दिया गया, उसको अंदर छिपा दिया गया, और जो हमारे यहाँ पर अंग्रेज वगैरह आए उनको हाईलाइट करने के लिए ये सारे नाम के उनको दे दिया गया और सीधा बोला गया कि इन्होंने इसकी खोज की है। अगर ऐसी बात थी तो गेहूं का पैदावार 1924 से नहीं हो रहा, उससे पहले से हो रहा था। कुछ भी दे लीजिए, चावल का पैदावार ले लीजिए, मतलब गन्ने का कुछ भी ले लीजिए आप, तो कोई 1924 के पहले नहीं, मतलब बाद में नहीं शुरू हुआ, बहुत हजारों वर्षों पहले इन सबकी शुरुआत हो चुकी थी। और गाय का गोबर का हम यूज कर रहे थे खाद के तौर पे, अपने खेतों में यूज कर रहे थे। ठीक है, तो बस ये जो हमारे रुडॉल्फ स्टीवर थे इन्होंने क्या किया कि एक इंग्लिश मीडियम, मतलब जैसे आप समझते हैं ना कि इंग्लिश टाइप का दे दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बता दिया कि भाई बायोडायनेमिक कल्चर है, इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, कंपोजिंग का यूज करते हैं, हमारी फसल अच्छे
तैयार होती है, इन्होंने बता दिया तो सबने मान लिया, किताब में भी यही छप गया। हालांकि ये हमारे जो आयुर्वेदिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम ये वगैरह है, इन सब में इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, वो बहुत हजारों साल पहले की बात है। ठीक है, तो हमको एज पर सिलेबस पढ़ना है और भाई जो किताब में लिखा है उसी के हिसाब से पढ़ना है, अपनी तरफ से कोई भी बुद्धि या ज्ञान नहीं लगानी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, कंपोजिट सिस्टम, प्रमोट कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग का मतलब नष्टीकरण होता है। अब नष्टीकरण से सिंपल समझिए कि आप जब 5th या 6th क्लास में थे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि कंपोजिट खाद कैसे बनाया जाता है। एक नॉर्मल सा 10 फीट का गड्ढा या 5 फीट का गड्ढा, उसमें क्या करते हैं हम, सारे वेस्ट मटेरियल लाइक एज कागज, पन्नी, गोबर, हर एक चीज वहां पे हम डाल देते हैं। उसको क्या कहते हैं, 6 महीने के लिए उसके ऊपर ढक देते हैं, उसको किसी भी पन्नी से, पल्ली से, या उसके ऊपर हम मिट्टी से ढक देते हैं। 6 महीने के बाद वो कंपोजिट का मतलब सड़ जाता है, उसको हम खेत में खाद के तरीके से यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं कंपोजिट। और कंपोजिटिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि खाद मतलब खेतों की उर्वरता, इसके मतलब फर्टिलिटी को बढ़ा देना, दैट्स नोन प्रमोट कंपोजिटिंग। एंड ग्रीवर मैनरिंग, मैनरिंग का जो आपकी फसल वगैरह होगी। क्रॉप रोटेशन, आप क्रॉप रोटेशन ये वर्डिंग समझ लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में आपको क्रॉप रोटेशन से बहुत सारे वर्डिंग मिलने वाले हैं। इसे क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि फसल चक्र, और फसल चक्र का मतलब जो किसान होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन जिनके पास किसानी नहीं है उनका मैं बता देना चाहता हूं कि क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि जैसे एक साल में 3 फसलें बोई जाती है, जैसे सरसों भी हो गया, गेहूं भी हो गया, धान भी हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गया क्या, क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब क्या है, गेहूं के बाद क्या आएगा, धान आएगा, धान के बाद क्या आएगा, सरसों आएगी, सरसों के बाद फिर आएगा गेहूं, इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल चक्र। एंड मिक्स क्रॉपिंग, और मिक्स क्रॉपिंग भी होते हैं, जैसे एक साथ में चना, धनिया, मूली, ये सब हम बोते हैं। ठीक है, अपने कल्टीवेट करते हैं, तो ये सारी होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अंडरगोज गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब ये सारी जो चीजें होती है वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत में आती है। अब आइए, ये तो हमारी बायोडायनेमिक के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च बात हो गई। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा एक अलग टॉपिक है, इसको हम आगे देखकर बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़े गाइडलाइंस के बारे में देखते हैं, उसके प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं कि जो गैप दिया गया है हमारे पेपर में, हमारे सिलेबस में, कि जिसका गैप का मतलब क्या जाएगा, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका मतलब पहले आप यहीं पे समझ लीजिए, जैसे आप खेती करते हैं, ठीक है, जो भी खेती करते होंगे या नहीं भी करते हैं उनके लिए एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ठीक है, आप खेती करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो खेत में नमी है कि नहीं है। अगर नमी नहीं है तो आप क्या करते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं। ठीक है, दूसरी बात देते हैं कि उस सीजन में क्या बोया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर ठंडी के मौसम में अगर आपको कहो धान बोने के लिए, तो क्या उस समय वो पैदावार होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये भी हमारा क्या जाएगा, GAP मतलब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत में आएगा। तो सिंपल भाषा से खेती कैसे करनी चाहिए, किस कंडीशन में करनी चाहिए, उसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, और ऊपर से उसका हम क्या क्या यूज करेंगे कि जिससे कि हमको सेब क्वालिटीदार और हमारे सेहत के लिए एक ही बहुत ही अच्छी फसल तैयार हो, और जिसको हम इनटेक कर सके एज अ फूड, एज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट। उसी के अंतर्गत, उसी को कौन बताता है, उसी की गाइडलाइंस को कौन बताता है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, सब इसके बारे में हम सब बात करते हैं। तो आती है प्रिंसिपल एंड एम ऑफ द गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले GAP मैंने आपको जस्ट बताया, इसको गुड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। ऑपरेटिंग का मतलब क्या, ऑपरेट करना, फसल को ऑपरेट करना, या हर्ब को ऑपरेट करना, या क्रॉप को ऑपरेट करना, कैसे लगाना है, कैसे सिंचाई करनी है, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से उसकी जुताई वगैरह करनी है। तो ये सब किस में आता है, गुड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस में। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो एक कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाएगा कि पार्टिकुलर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ठंडी के मौसम में गेहूं की पैदावार हो रही है तो गेहूं की ही पैदावार होगी, ना कि आप धान लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक मोनोग्राफ हो गया। एंड एक गुड मेथड अप्लाई टू एग्रीकल्चर, मतलब जो भी हम अपनी फसल का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उसमें एक हमने गुड मेथड अप्लाई कर दिया, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ द सेफ, मतलब जो हमारे लिए सुरक्षित हो, क्वालिटीदार हो, हेल्दी हो एंड यूजफुल हो। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स को, ऐसे फूड्स को और ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट को हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं इसके थोड़े हम प्रिंसिपल्स के बारे में कि इसके प्रिंसिपल क्या क्या है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि सिद्धांत। तो अगर GAP के सिद्धांत के बारे में आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि इनका सिद्धांत क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला सिद्धांत आ गया क्या, प्रोड्यूस सेफ न्यूट्रियस एंड इकोनॉमिकल फूड, मतलब इसका हम तो जैसे किसान है, ठीक है,
तो क्या चाहता है कि उसका कम पैसे में पैदावार ज़्यादा हो। ठीक, तो इकोनॉमिकल फूड मतलब क्या ना कि जैसे आपके घर में गेहूं की बुआई हो रही है तो आप चक्की का आटा आप उसको पिसवाएंगे खाएंगे तो क्या खाएंगे, 4 रोटी 5 रोटी खाएंगे। लेकिन अगर आपको खरीद के लाना होगा वही चीज़ तो आप अपनी खुराक थोड़ी कम कर लेंगे, 3 रोटी 2 रोटी तक सीमित रख लेंगे। इसीलिए इसको बोला गया कि प्रोड्यूस सेफ का मतलब सुरक्षित, न्यूट्रिशियस का मतलब क्या है कि आपको न्यूट्रिशन देने वाला हो। फिलहाल इस समय गेहूं की रोटी भी आपको पेट में एसिडिटी बना रही है, क्यों बना रही है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे आप क्या हो रहा है पतला अनाज खाने लगेंगे, मतलब आप आटा पिसवाते हैं तो उसको एकदम पतला मैदा करवा देते हैं, तब उसकी रोटी बनाते हैं तो मुलायम बनते तब खाते हैं। लेकिन आपको उसको ना चालना है, उसमें आप बाजरा मिलाइए, मक्का मिलाइए, ठीक है, ये सब मिलाइए, उसके बाद उसको पिसवाइए, उसके बाद उसकी रोटी खाइए, तो आपको न्यूट्रिशन देगी, आपके शरीर को मजबूती बनाएगी। और आप समझ सकते हैं कि जब आपका शरीर मजबूत होगा तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और आप आगे तरक्की की तरफ जाएंगे। एंड इकोनॉमिकल फूड, और ज़्यादा महंगा भी हमारे महंगाई न बढ़ सके। दूसरी आती है हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग नेचुरल रिसोर्सेज। देखो नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे आता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं मांस खाते हैं, ठीक है, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं थोड़ा सा एनिमल में। इसमें क्या होता है कि एक मतलब उसको दर्द होता है, एनिमल को दर्द होता है, तो क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्स को क्या कहता है मेंटेन करता है, इंप्रूव करता है। तीसरी बात आती है मीट द डिमांड दी सोसाइटी बोथ सोशली। देखो भाई, किसान अगर खेती करना छोड़ दे तो जो मिडिल क्लास वाले हैं जो खेती नहीं करते हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं, उनको खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। या जो बहुत ज्यादा अमीर हैं वो पैसा खाएंगे, सोना खाएंगे नहीं खाएंगे, चांदी खाएंगे नहीं खाएंगे, वो क्या करेंगे, किसान के पास जाएंगे, भैया आप उगाओ, अगर नहीं उगाओगे तो हम भूखों मर जाएंगे, आप हमारा पैसा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप रेगिस्तान में फंस जाए और 5 दिन आपको पानी ना दिया जाए, छठे दिन क्या होगा कि एक ऐसी कंडीशन आएगी आप 1 गिलास पानी के बदले अपना पूरा साम्राज्य आप उसको दान दे सकते हैं। ये एक रियलिटी बात है। उसी प्रकार से जो हमारे किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी फसल को उगाते हैं, फसल को उगाने के बाद सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का पेट भरता है। एंड मेंटेन द लाइवलीहुड ऑफ द पीपुल, और जो मनुष्य है उसकी लाइवलीहुड मतलब जो दैनिक चर्या है, जो उसका लाइफ साइकिल है, उसको क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। भाई अगर किसान खेती ना करे तो क्या करेगा, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत में आती है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये हमको बताता है कि हमको खेती के दौरान या एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के दौरान क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल अच्छी पैदावार हो, अच्छा हो, मेंटेन हो, सेफ हो, गुड हो, ठीक है, और उसका यूज भी हम इजीली कर सके और हमारे लिए वो हार्मफुल भी ना हो। और उसके प्रिंसिपल भी हो गए क्या, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि इसकी कौन कौन सी गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस हम बेसिक किससे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। आप खेती करते हैं, आपको जरूरत किसकी पड़ती है, सीड्स का मतलब जो बीज होते हैं, सॉइल की जरूरत पड़ती है, कल्टीवेट करते हैं मतलब जोतते बोते हैं, ठीक है, सिंचाई वगैरह करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, खाद फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, काटते छाटते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई भी जैसे अनवांटेड मटेरियल आ गया, ये भी हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग के आगे जब हमारा पेस्टिसाइड आएगा तो वहाँ पे हम समझेंगे कैसे अनवांटेड चीज़ वहाँ पे आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने बथुआ का नाम सुना होगा, बथुआ जैसे आप लोग जो बथुए की दाल खाते हैं, अनवांटेड चीज़ है वो हमारे फसल में उगाता है, उसको कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बायो पेस्टिसाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सबको कंट्रोल करना यही क्या मेन एम है, जीएपी का मेन एम है कि कैसे हमको सब कुछ संतुलित करना है। तो सिंपल भाषा में कैसे हमको खेती करनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर में क्या क्या होना चाहिए, ये चीजें हमको बताती हैं क्या, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले बात आती है सीड्स एंड मटेरियल के ऊपर। अब सीड्स का मतलब बीज और मटेरियल का मतलब उसके साथ में यूज की जाने वाली चीजें, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर डाई हो गया, यूरिया हो गया। अब तो डाई यूरिया का जमाना आ गया, लेकिन पहले क्या करते थे, जो गोबर का खाद होता था उसी में सीड को मिला लेते थे, उसके बाद उसको छिड़काव करते थे और अच्छी फसल तैयार होती थी। पहले 1 बीघे में कुल मिलाकर 1 कुंटल तैयार होता था, लेकिन आज 1 बीघे में 3 कुंटल की तैयारी हो रही है। ये किसकी वजह से है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से है। अब आइए हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर में आते हैं, ठीक है। जो सीड होना चाहिए, जो सीड का मटेरियल होना चाहिए, वो आइडेंटिफाइड होने किसके द्वारा, बॉटनिकली। इसका मतलब क्या है, वनस्पति वैज्ञानिक के द्वारा वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए कि हाँ ये एकदम प्योर है, ठीक है, विदाउट एनी म्यूटेशन, उसमें उसके जीन में कोई म्यूटेशन नहीं है, उसके क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी नहीं है, और जो यहाँ से ओरिजिन हुआ है वो एकदम प्योर है, ठीक है। पहली बात हो गई क्या कि वो एकदम प्योर होना चाहिए, उसमें ना कोई म्यूटेशन होना चाहिए, ना कोई पॉलीपोलाइजेशन होना चाहिए। एंड जो हमारा मटेरियल
हम यूज करें वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ऑथेंटिकेट का मतलब वो प्रमाण होना चाहिए कि हाँ ये आपके लिए बेटर होगा, ये इस फसल के लिए बेहतर है। अब आप बाई एग्जाम्पल के तौर पे आप धनिया की खेती कर रहे हैं, आपको बोल दे भाई धनिया और सल्फास लेकर साथ में मिला देना, आपकी धनिया उगने की तो बात छोड़ो, उसका थोड़ा सा फ्लावर भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब वो जर्मिनेट ही नहीं होगा, क्योंकि सल्फास जो होता है वो धनिया को मार देता है। तो वो क्या ऑथेंटिकेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सल्फास का यूज कर रहे हैं तो वो किस फसल के साथ उगाया जाता है ये आपको ऑथेंटिकेट होना चाहिए, प्रमाणीकरण होना चाहिए, तभी आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो गाइडलाइंस है वो कल्टीवेशन के ऊपर। कल्टीवेशन सिंपल सा आप समझ रहे हैं कि फसल का कल्टीवेशन करना। जब भी हम मेडिसिनल प्रोडक्ट का या मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेटिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है और इकोलॉजिकल कंडीशन है वो भी एकदम मतलब सही सलामत होना चाहिए। अब जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में जैसे आपने क्या किया, आज कुछ लगाया, जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने टोबैको लगाया। टोबैको भी एक मतलब मेडिसिनल प्रोडक्ट है। इससे क्या, जैसे भाई सुरती की अलग बात है, जो खाते हैं तंबाकू उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिसिनल प्रोडक्ट की बात में कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि आपके डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक मिलती है, ठीक है। वो क्या होता है उस कंडीशन में, क्या होता है कि जैसे आपने आज सिंचाई कर दी, ठीक है। अब इकोलॉजिकल में क्या, इन्वायरमेंटल में क्या क्या, आज आपने सिंचाई कर दी, पता लगा कि परसों फिर से बारिश हो गई, नमी ज्यादा हो गई, तंबाकू आपकी खराब हो गई, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए कि हम आपको मौसम के हिसाब से भी खेती करनी है। एंड इकोलॉजिकल कंडीशन शुड बी कंसीडर्ड। इकोलॉजिकल का सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं, कोई इंसेक्ट वगैरह ना आ जाए, ठीक है। कोई हमारा वहाँ पे जैसे चूहा वगैरह या मंकी वगैरह या कोई भी जैसे जो खेतों में टहल रहे हैं इस समय, सांड वाड़ बैल वैल, ये सारी चीजें जाकर के उसको नुकसान ना दे, ये होता है उसका जीएपी का पहला गाइडलाइंस हो गया, ठीक है। एंड नो अदर प्लांट स्पीसीज शुड प्रेजेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट टू अवॉइड जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब देखिए, आप तंबाकू बोने जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में आप क्या कर लिए, गेहूं का बीज मिला लिए। आप क्या कर, दोनों का आपने क्या किया, बुआ दिया, मतलब आपने कल्टीवेट करवा दिया। क्या हुआ, गेहूं और तंबाकू दोनों साथ में उगे। अब या तो गेहूं मतलब उगेगा या तो तंबाकू ही उगेगा। क्यों, क्योंकि भाई एक दूसरे के विपरीत है, दोनों क्या करेंगे, एक के न्यूट्रिशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, इसमें आपके दोनों फसल का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी अदर स्पीसीज का हमको यूज नहीं करना चाहिए इन द कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या, दूसरी गाइडलाइन। अब तीसरी गाइडलाइंस आती है सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर, मतलब जो आप सॉइल जहां पर आप उगा रहे हैं उसकी जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, एंड उसमें जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर शुड बी प्रेजेंट। देखिए, आपकी जो मिट्टी है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, जैसे जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, नाइट्रोजन वगैरह हो गया, एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, वो फसल को प्रोवाइड करा सके और फसल आपकी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हो सके, उसका ग्रोथमेंट हो सके। अगर ऐसी चीजें वहां पे नहीं देखी जा रही है, नहीं पाई जा रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, तो वो हमारी सॉइल किसी काम की नहीं है, जिसको बंजर जमीन के नाम से जाना जाता है। तो हम बंजर जमीन में और उर्वरक जमीन में या उत्पादक जमीन में हम उससे डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद है या नहीं है उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद ही वहां पर हम क्या करेंगे, अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। एंड मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट शुड नॉट, मतलब जो हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट होते हैं उसको ग्रो नहीं करना चाहिए किसमें, जहाँ पे कॉन्टामिनेटेड हो सर, मतलब जो कीचड़ से कॉन्टामिनेटेड जो हमारी मिट्टी होती है वहां पर हमको इसका ग्रो, मतलब जो एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट होते हैं कीचड़ से युक्त मिट्टी में हमको कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए। चौथी बात आती है इरिगेशन। इरिगेशन का सिंपल मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई से समझ लीजिए कि उसको पानी देने का काम, जैसे आपको वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है आपके हाइड्रेशन के लिए, उसी प्रकार से फसलों को भी हाइड्रेशन चाहिए जिससे कि वो अपना ग्रोथ कर सके। अब जो सिंचाई कर रहे हैं वो एकदम फ्री फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड होना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग जाते हैं खेत में लोटा लेकर बैठ जाते हैं, फिशर्स क्या करते हैं वहाँ पर विड्रॉल कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक वगैरह नहीं होना चाहिए, आयरन लेड वगैरह नहीं होना चाहिए। केमिकल पेस्टिसाइड एंड हजार्डस सब्सटेंस का वहाँ पे उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप यूरिया हो गया, डाई हो गया, जिंक वगैरह, ये सब होता है जो हमको केमिकली फर्टिलाइजर के तरीके से यूज करते हैं, उसका यूज वहाँ पे नहीं होना चाहिए इन द ड्यूरेशन ऑफ द सिंचाई इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉप मेंटेनेंस, मतलब जो फसल का मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या, जो आप मेडिसिनल प्लांट लगाए हुए हैं उसका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, ठीक है। एक वर्ड आता है टिलेज, जिसका मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप। इसका मतलब क्या है कि जो आप हर्बल प्रोडक्ट उगाना चाह रहे हैं या ग्रो करना चाहिए, जो भी फसल आप ग्रो करना चाह रहे हैं उसके उपयुक्त आपको वहां पे जो लैंड है, मतलब जमीन है, जो भूमि है, उसको बनाना है। शुड बी अडेप्टेड टू गुड प्लांट ग्रोथ, मतलब क्या होना चाहिए कि जो प्लांट है उसका क्या, उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए,
इस कंडीशन में। एंड पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड शुड बी अवॉइडेड, और जो पेस्टिसाइड होने चाहिए और हर्बिसाइड होने चाहिए जहां तक पॉसिबल हो सके वो अवॉइड कर देना चाहिए। हार्वेस्टिंग में आता है, हार्वेस्टिंग शुड बी डन इन ऑप्टिमम कंडीशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए, मैंने आपको फार्माकोग्नोसी में बताया था और पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बताया था कि जैसे जहां पर हमको उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम उसको निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हार्वेस्टिंग आप कर रहे हैं तो अगर आपकी मिट्टी में ज़्यादा नमी है तो आप वहाँ पे हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप पेड़ लगाएंगे नमी हो ज़्यादा होने के कारण वो गिर जाएगा। ड्यू रेन, इसका मतलब ड्यू का मतलब जो शीत लहर होती है वो ज़्यादा गिर रही है तो वहाँ पर भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि वो उससे कारण से जो हमारे प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े पीले पड़ जाते हैं। हैवी रेनिंग हो रही है मतलब बारिश ज़्यादा होने लगी फिर तब भी हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। एंड हाई ह्यूमिडिटी, और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे हमारा जो फसल हो जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा और क्या कर देगा, अनफेवरेबल इफेक्ट देगा और हमारा जो फसल होगा, जो हमारी हर्बल ड्रग पे होगी या मेडिसिनल प्लांट होगा वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड शुड हार्वेस्ट बी डन इन देयर बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसकी जो क्वालिटी होगी और क्वांटिटी होगी उसको जब उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम क्वांटिटी होगी, जैसे नवंबर दिसंबर में ज़्यादा क्वांटिटी होती है इन मेडिसिनल प्रोडक्ट, तो उसका हमको हार्वेस्टिंग उसी टाइम पे करना है। ठीक है, ये बात हो गई हार्वेस्टिंग के ऊपर। अब आता है प्राइमरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग में मतलब जो शुरुआती मतलब प्रारंभिक का मतलब प्रारंभिक प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस वगैरह करते हैं वो कैसी होना चाहिए। जो एरिया होना चाहिए वो शुड बी क्लीन होना चाहिए, एसेप्टिक होना चाहिए एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द बर्ड्स इंसेक्ट। जैसे ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे सीड्स डाल के आए ऊपर से चिड़िया चुन के चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कोई वहाँ पे इंसेक्ट मतलब जो आपके कीट वगैरह होते हैं वो नहीं लगे होने चाहिए जिससे कि आपका जो सीड है वही खा जाए। ठीक है, एंड इट इंक्लूड स्टेप्स सच एज वॉशिंग, ड्राइंग, फ्रीजिंग, मतलब जो आप सीड यूज कर रहे हैं उसकी वॉशिंग अच्छी होनी चाहिए, ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। अगर फ्रीजिंग के लायक है तो उसकी फ्रीजिंग भी, जैसे धनिया वगैरह की फ्रीजिंग की जाती है तो उसका भी क्या होता है, उसका यूज करना चाहिए। एंड पैकेजिंग, और जो पैकेज में आप देखिए बात आती है कि आपने हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है उसको एकदम कंप्लीट तैयार कर लिया, अब उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, स्टोरेज कैसे करेंगे एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। पैकेजिंग तो उसको क्या करेंगे, हमको एकदम क्लीन और ड्राई बैग में ही क्या करना है, पैक करना है। और जिस पर हम पैक करेंगे उस पर हम मतलब एकदम सही से लेबल लगा देंगे एंड मस्ट बी क्लियर होना चाहिए कि एक ए टू जेड के किस कंडीशन में रखना है, किस टेम्परेचर पे रखना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। एंड आता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप उसको स्टोरेज मतलब स्टोर करेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसके विषय में भी हमारा GAP गाइडलाइंस देता है। पैक्ड मटेरियल शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्रेश प्रोडक्ट को 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फ्रोजन प्रोडक्ट को आप -18 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एलोपैथी मेडिसिन बेचते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे कि आपने कितना उगाया, कितना बेचा, कितना उससे कमाई हुई, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे उसके डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा रखेंगे। और कहाँ से शुरुआत होगा, प्रोडक्शन से लेकर के जब तक आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर देते हैं तब तक का आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट, अब देखिए पर्सन शुड बी ट्रेंड, स्किल्ड एंड एजुकेटेड। अब जो पर्सन होना चाहिए, जैसे गांव की तो बात अलग है लेकिन वहाँ पे खेती होती है कि इसके जो हमारे फूड वगैरह, लेकिन हम हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट से ICMR में अगर किसी को किसान को कहा जाए कि भाई जाकर के आप इस दवा को उगा लीजिए तो वो क्या उगा पाएगा, नहीं उगा पाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसने किया ही नहीं है। तो इसके लिए उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास स्किल होनी चाहिए, उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब होते हैं स्टाफ रिक्वायरमेंट। एंड स्टाफ शुड बी नॉट अलाउड इफ ही इन्फेक्टेड फ्रॉम एनी डिजीज, अगर वो किसी भी डिजीज से इन्फेक्टेड है। अब भाई इन्फेक्टेड अगर डिजीज हो गया तो सिंपल सी बात है, जो उससे खांसेगा या उसके पसीने से वो हमारा बैक्टीरिया वगैरह निकलेगा, और जब बैक्टीरिया वगैरह निकलेगा तो जाकर के हमारे किससे जो प्लांट मटेरियल होंगे, हर्बल ड्रग मेडिसिनल प्लांट हो गए, उससे जाकर के कॉन्टामिनेट करेगा और जो हमारी ड्रग होगी उसको क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा। अब आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि आपका एक सब्जेक्ट भी है, उसका भी हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर बहुत जल्दी। तो जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो भी एकदम स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। कैसे? मोनोग्राफ में। अब मोनोग्राफ का मतलब क्या जाएगा, जैसे मोनो का मतलब एक और ग्राफ का मतलब जैसे वो दिया, जैसे फार्माकोपिया में कोई चीज़ दिया हुआ, जैसे उसकी एसिड वैल्यू, उसकी रिफ्रैक्टिविटी, इसी हमारा क्या होता है, मोनोग्राफ होता है कि उसकी स्पेसिफिसिटी दी गई है कि हाँ अगर ये है तो यही होगा। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी मस्ट एज पर फार्माकोपिया सेक्शन, मतलब जो हमारे फार्माकोपिया सेक्शन के आधार पर ही इसका जो हमारा प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो काउंटेबल होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इसके अकॉर्डिंग वो काउंटेबल नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ गड़बड़
घोटाला है। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया पूरी गाइडलाइंस। अब आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको भी आपको पढ़ना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। उसके बाद चलते हैं पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। आज ही की वीडियो में हम सारा कुछ क्लियर कर लेंगे और सेक्शन में बांट देंगे जिससे कि आपको आसानी हो देखने में। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब सिंपल सा आप समझिए कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किए हुए, बिना केमिकल पेस्टिसाइड का या बिना केमिकल ग्रोथ रेगुलेटर का यूज करके हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसका मतलब क्या है सेक्सुअल प्रोपागेशन, इसका मतलब क्या है कि सीड के द्वारा हम नया पौधा या हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट उगाते हैं या प्रोपागेट करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आया। इट इन्वॉल्व्स क्रॉप रोटेशन का मतलब फसल चक्र, इसका मतलब क्या है सीजन वाइज, अगर ठंडी में गेहूं, बरसात में चावल मतलब जो धान होता है, एंड हमारे अदर प्रोडक्ट जो आ गए सरसों वगैरह, ये हमारी चीज़ें अलग चीज़ है। एंड सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर सीटीसी का उपयोग करके, वो भी किसमें हमारे बायोलॉजिकल होने चाहिए ना कि हमारे केमिकल होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे कंपोजिट खाद। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड टेम्परेचर, जैसे आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा। वो क्या करता है कि जो हमारे सॉइल में जो नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, सिंपली उसको मेंटेन करता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है हमारा एसेंशियल आइटम होता है, एसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी मतलब प्रोपागेशन में। एंड हमारा नेक्स्ट आता है एजोबैक्टर। अब एक चीज, जो माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब कुछ माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स हैं जो रजिस्टर्ड है किस यहाँ पर इंडिया में, जैसे ट्राइकोमा स्पीसीज के जो भी होते हैं वो हमारे बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस होते हैं, बैसिलस थुरियोजेनेसिस होते हैं, एंड ग्लूक्लेडियम या स्पीसीज। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके जीपेट आरआरबी वगैरह के लिए इसको लिख रखा है, आप इसको मतलब ध्यान में बुद्धि में उतार लीजिएगा। जो अब भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपको पास करवाने के लिए। ठीक है, एंड इंसेक्ट यूज फॉर बायो कंट्रोल इन इंडिया, और कुछ ऐसे इंसेक्ट, देखो आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं लेकिन एंटीबायोटिक बनती कहाँ से है, बैक्टीरिया से ही बनती है ना, और काम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ही किल करती है। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, तो कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जो बुरे इंसेक्ट को मार देते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट को हम बायो कंट्रोल इन इंडिया में यूज करते हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा चिनोनिसिस, ट्राइकोगामा जेपनिकम, ट्राइकोगामा एकाई एंड ट्राइकोगामा एक्जुगम एटीसी, ये हमारी क्या होते हैं बायो कंट्रोल इन इंडिया है, कौन से इंसेक्ट। अब आती है कल्टीवेशन टेक्निक। अब कल्टीवेशन टेक्निक देखिए आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल प्रोपागेशन होता है, एसेक्सुअल प्रोपागेशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल प्रोपागेशन में जैसे आपका ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, सीडिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है कि सिंपल से आप ऊपरी परत में, मतलब मिट्टी के ऊपरी परत में उसके क्या करते हैं, बुआई करते हैं। डिबलिंग का मतलब क्या है, एक लाइन में करते हैं। सीडलिंग का मतलब क्या है कि आप ऐसे खोदते हैं उसके बाद उसमें करते हैं और अंदर थोड़ा जमीन के अंदर करते हैं, उसको बोलते हैं सीडलिंग। ठीक है, तो ये हमारे कहते हैं सेक्सुअल प्रोपागेशन। इसी में आता है स्टिमुलेशन ऑफ द सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड को जल्दी ग्रोथ करवा दे, ऐसे प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कंप्लीट इमर्सन ऑफ सीड इन वाटर फॉर ए डे, मतलब कहने का क्या है कि आप जैसे गेहूं बोने जाते हैं तो गेहूं को आप पहले क्या कहते हैं, एक रात पहले भिगो देते हैं सीड वाटर में, जैसे कैस्टर सीड हो गया। इमर्सन इन एस्टोसोफोर में इमर्स कर देते हैं। ये हमारी क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग है। हैंडबैन सीड हो गया। ठीक है, उसके बाद एसेक्सुअल मेथड में आता है क्या, नेचुरल आर्टिफिशियल, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं एसेक्सुअल कल्टीवेशन के अंतर्गत में आते हैं। तो ये हो गया सिंपली आपका जो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ा। अब आगे के लेक्चर में हम देखते हैं, इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, इसी लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे। अब फर्दर बायोडायनेमिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन द मेडिसिनल प्लांट। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि इनकी फसल में कीड़े लग गए जिसकी वजह से इनकी फसल बर्बाद हो गई, या तितलियों का अटैक हो गया, तिलचट्टियों का अटैक हो गया जिनकी वजह से पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं क्या, पेस्ट। इसका मतलब क्या है कि ऐसे एजेंट, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारी फसल को या हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट को बर्बाद करते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं या तो उसमें नुकसान कर देते हैं, इसको बोलते हैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट दांत में मंजन करने वाला पेस्ट मत समझ लीजिएगा आप, वो होता है PASTE, ये है PEST पेस्ट। पेस्ट का मतलब कीट, कीट आप समझ रहे हैं जो कीट होते हैं, एंड उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि मेडिसिनल प्लांट में कैसे उनको रोका जा सकता है, इसके विषय में हम वहाँ पर बात करते हैं। तो इसको आता है बायोपेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड। देखिए इंसेक्ट और पेस्ट दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों सेम चीज है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी हैं, ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी में क्या है, हम जैसे पहले सबसे पहले बात आती है हम जीव हैं, तो ये इसी प्रकार से हो गया इंसेक्ट। अब हम ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी नहीं है, इसका मतलब क्या जाएगा वो पेस्ट, इसका मतलब कीट हो जाएंगे। दोनों का एक ही मतलब होता है, ये इसके क्या बताता है फैमिली को दर्शाता है, और जो पेस्ट होता है इसके क्या बताता है स्पीसीज को दर्शाता है। अब बात आती है पेस्ट क्या होते हैं।
एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी डिजीज है, जैसे एनी डिजीज कॉजिंग, देखिए इस वर्डिंग को समझिए, ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट स्पीसीज, देखिए यहाँ पर आप इसको तोड़िए। एनी डिजीज कॉजिंग मतलब कोई भी डिजीज कॉज हो रही है बाय द ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट स्पीसीज व्हिच डैमेज द क्रॉप ऑफ द हर्ब्स आर नोन एज ए पेस्ट। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी डिजीज जिसके द्वारा उत्पन्न की जाए, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो या एनिमल हो या प्लांट स्पीसीज हो, जिसके कारण हमारे जो हर्बल ड्रग है या हर्ब्स है या क्रॉप्स है वो डैमेज हो जा रही है, उसी को बोलते हैं पेस्ट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वायरसेस हो गया, फंजाई हो गया, इंसेक्ट हो गया, वीड्स हो गया, ईडी से हमारे क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल। जैसे वायरसेस आप समझ सकते हैं कि जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, फंजाई भी हो समझते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं जैसे कीट वगैरह, वीड्स में जैसे चूहा, जैसे वीड्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े परिवार मतलब खरपतवार जैसे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके गेहूं के साथ आपने सुना होगा कि उसके बंदर के मामा भी जमा, तो उसके गेहूं के मामा जिसको इन सिंपल बंदरीन बोलते हैं, ठीक है, जिसे बंदर गुल्ला बोलते हैं, ठीक है, आप बथुआ बोलते हैं, गुदमा बोलते हैं, अकरा बोलते हैं, ये सारी चीज़ें उनके साथ में उगाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो खेती वाले होंगे वो समझ रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में बहुत अच्छी चीज़ें हैं बीड्स को समझने के लिए, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, और नॉन इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे चूहा क्या करता है आपके खेत में लग जाता है, जब आपके धान पक जाता है तो जाता है उसको कुतुर कुतुर के खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे चिड़िया आ जाती है, चिड़िया क्या कहते हैं दाना दाना को निकाल लेती है जब आप उसको बुआई करते हैं, तो वो भी हमारी क्या है एक प्रकार से पेस्ट के अंतर्गत में आती है। तो कोई भी चीज़ जो आपकी फसल को बर्बाद करे उसको बोलते हैं पेस्ट। अब टाइप भी समझ गए। अब इसके टाइप्स में जैसे वायरसेस, फंजाई, इंसेक्ट, वेट्स एंड नॉन इंसेक्ट, ये सारी चीजें मैं आपको अभी जस्ट बताया कि नॉन इंसेक्ट क्या है, वीड्स क्या है, इंसेक्ट क्या है, फंजाई, वायरस। ठीक है, अब वायरस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मोज़ेक वायरस हो गया, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, जो हमारी किसको मतलब किसको नेक्रोसिस करती है, टोबैको की लीफ को क्या करते हैं, लीव्स नेक्रोसिस करती हैं, एंड स्टेम को भी ये क्या करते हैं हमारे मतलब नुकसान पहुंचाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुकुम्बर मोज़ेक वायरस होता है, जो कि किस पे हायोस्माइसिस के लीव्स या स्टेम को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, वहां पे छेद बनाता है, इसी को बोलते हैं क्या, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, एक टाइप के पेस्ट होते हैं जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। अब फंजाई कैटेगरी में ये क्या करते हैं, परसेंटेज यील्ड ही घटा देते हैं। जैसे एस्कोसाइटा एट्रोपिया होता है, जो क्या करता है, लीफ नेक्रोसिस करता है। आपने बहुत सारे पत्ते में देखा होगा कि वहाँ जो पत्ता है, पत्ते पे आपके देखे सफेद दाग देखते होंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं व्हाइट स्पॉट, और जिसके किसके कारण से होता है, एस्कोसाइटा एट्रोपिया के कारण से। ठीक है, आपने बहुत जगह देखा कि पत्तियों के ऊपर ब्राउन कलर का स्पॉट आपने देखने को मिलेगा, वो किसके कारण होता है, सेरेस्कोपोरा एट्रोपिया। देखिए इसके बारे में अलग से डिप्लोमा है, मतलब जो हमारे पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट है, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड है, इसके ऊपर एक अलग डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको उतने हाई लेवल पे नहीं जाना है, हाँ इतना जाना है कि अगर हमारे एग्जाम में आता है वो हमारे बुद्धि में ये बना रहे। उसके बाद थर्ड आता है इंसेक्ट। तो सिंपल इंसेक्ट हमारे समझ सकते हैं जो छोटे कीट वगैरह होते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हेलियोडिस एल्मिग्रा होता है, फ्लाई बीटल में जो बीटल वगैरह उड़ते हैं, ठीक है, जिसको आप गुबरेला का कीड़ा भी बोल सकते हैं, एंड हेलोथिस एल्मिग्रा होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कल्टीवेशन को ही लॉस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, फसल को ही बर्बाद कर देते हैं। वीड्स में जैसे खरपतवार आ गया, मैंने जैसे अभी जस्ट आपको बताया, बंदर गुल्ला का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जो क्या होते हैं कि फसल के साथ जम जाते हैं। ठीक है, गेहूं में जो उगते हैं दोनों सेम रहते हैं, लेकिन फर्क आप नहीं कर पाएंगे। बस फर्क क्या होता है, गेहूं की जो जड़ होती है वो सफ़ेद होती है, और जब बंदर गुल्ला की जड़ होती है वो लाल होती है। हमारे जो किसान भाई होते हैं वही इसको मतलब आइडेंटिफाई करके खेतों से निकाल देते हैं। ठीक है, तो वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं किसके साथ में, क्रॉप्स के साथ में। अब देखिए इससे नुकसान क्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप घर में अकेले रह रहे हैं, उस समय राशन कितना है आपका, मान लीजिए 5 किलो है, आप 5 किलो में क्या करें, अपना पूरा महीना बिता रहे हैं। लेकिन जब 2 लोग हो गए तो क्या हो जाएगा, 5 किलो में आप निपटा पाएंगे नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा, वहां पे शेयरिंग हो जाएगी। उसी प्रकार से क्या है कि जहां पर आपका उसके साथ में एक नया प्लांट बन जाता है जो कि आपके लिए अनवांटेड होता है। ठीक है, आपके लिए कोई काम का नहीं होता, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को, सनलाइट को, जो भी वाटर वगैरह है, जो भी फूड वगैरह है, उसको क्या कहते हैं, शेयर कर देता है प्लांट के साथ में। ठीक है, तो हमारी सिंपल बात है, जो हमारी फसल होगी वो हमारी आधा पोषण पाएगी, और जब आधा पोषण पाएगी तो फसल भी उतनी अच्छी नहीं तैयार होगी, या हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट भी उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। इफ दीज वीड्स आर नॉट रिमूव, अगर हम इसको रिमूव नहीं करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है कि इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के अटैक करने का, और हमारा क्या होता है, सिंपल सा लॉस हो जाता है। और इसको जो प्रिवेंट करता है उसको बोलते हैं विडिसाइड। जैसे हर्ब्स को क्या कहता है, हर्बिसाइड, उसी प्रकार से वीड्स को कंट्रोल वाले क्या बोलते हैं, विडिसाइड। नॉन इंसेक्ट पेस्ट में जैसे आपका रैट आ गया, माउस आ गया, मंकी हो गया,
ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, जैसे इस समय पे ऑक्स वगैरह आपके खेतों में एक चर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पॉलेज है ऑफ दी हार्पम दी क्रॉप, मतलब क्या कहते हैं, खत्म कर देते हैं, मतलब चर फर के खत्म कर देंगे, काट कूट के खत्म कर देंगे और फसल का आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि इनसे कैसे आप निजात पा सकते हैं, मतलब मेथड एंड टेक्निक फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कैसे आप इसको, मतलब किस टेक्निक का यूज करेंगे कि आप इससे बच सकें। तो इसके हमारे टोटल 5 टेक्निक है। एक है मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बायो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। यही बेसिकली आपके टॉपिक दिया हुआ है और यही आपके एग्जाम में पूछता है, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए हम धीरे धीरे सबके बारे में जानते हुए चलते हैं। सबसे पहले आता है मैकेनिकल मेथड। भाई देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। आपके सिर में जुआ पड़ा हुआ है, आपके घर में मम्मी क्या करती है, बैठ के जुआ निकाल देती है, ये क्या होता है, मैकेनिकल मेथड होता है, ठीक। तो उसी प्रकार से खेतों में अगर आपके क्या लग गए, पेस्ट लग गए, तो आप उसको पार्टिकुलरली एक एक को देखेंगे, उसको क्या कर देंगे, अपने हाथ से निकालेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। जैसे एग्स अंडे हो गया, लार्वा हो गया, पपाया हो, मतलब पुपाई हो गया, ठीक है, ये सब वो कलेक्ट करेंगे, उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। अब दूसरी बात आ गई जैसे नॉन इंसेक्ट में, जैसे माउस वगैरह हो गया, रैट हो गया, मंकी हो गया, इन सबको क्या करेंगे, जाल के अंदर ट्रैप कर लेंगे, मतलब उसको पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे और उसको कहीं बाहर कर देंगे। मारेंगे नहीं भाई, इनको नहीं मार सकते हैं आप, ठीक। एंड मैनुअल सेकिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, केरोसिन वाटर का मिक्सचर छोड़ देते हैं, आपकी फसल तो बर्बाद होगी हल्का सा, मतलब अगर केरोसिन वाटर का मिक्सचर आप स्प्रे करेंगे तो क्या होगी, आपकी फसल तो बर्बाद होगी, लेकिन जो उसमें कीट वगैरह लग रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, आपकी फसल आधी बची रहेगी। दूसरा मेथड आता है एग्रीकल्चर, जिसमें क्या सिंपल कहता है क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब क्या है, समय समय से, जैसे ठंडी में गेहूं हो गया, ठीक है, गर्मी में आपका धान वगैरह हो गया, ठीक है, जब बरसात वगैरह में। एंड इंसेक्ट आर कंट्रोल बिकॉज चीप सोर्स ऑफ द फूड ऑफ द पर्टिकुलर इंसेक्ट इज विदहेल्ड फॉर 1 और more सीजन, मतलब सीजन वाइज में होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई मतलब इंसेक्ट है वो ठंडी में ज़्यादा एक्टिव है, वो ठंडी में, और हमने क्या कर दिया कि ऐसी फसल बो दी कि जिससे कि उसका इंट्रैक्शन ना हो सके, तभी हमारा क्या हो जाएगा, वो एग्रीकल्चर मेथड के अंतर्गत में आएगा। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल मेथड। एनवायरमेंटल का मेथड का मतलब समझिए कि जैसे फूड वाटर की जो सप्लाई होती है उसको हम क्या कर दें, इंटरफेयर कर दें। अब जब उसको इंटरफेयर कर देंगे तो पेस्ट के पास हमारा न्यूट्रिएंट जाएगा नहीं, जिसकी वजह से भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी और हमारा फसल का भी तो नुकसान होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमारे क्या फसल का नुकसान होगा, ठीक है। इसीलिए हमारे ये सिलेबस में नहीं रखा गया है। हमारा क्या रखा है कि बायो पेस्टिसाइड, कि हम बायो जो हमारे मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उससे हम कैसे यूज करते हैं, उस कीड़े को कैसे किल कर सकते हैं जिससे कि हमारा फसल का नुकसान ना हो। अब आता है बायोलॉजिकल मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्विंग इंट्रोड्यूस नेचुरल एनिमीज, मतलब क्या कहते हैं, जैसे बर्ड क्या है, क्या करती है, उसको पेस्टो खा जाती है, जैसे कीड़े को खा जाती है। कैट क्या है, चूहे को खा जाती है। तो हम अपने फसल में भाई अगर बिल्ली छोड़ देंगे तो चूहे को तो खाएगी, लेकिन क्या फसल भी बर्बाद कर देगी। बर्ड आएगी तो बीज को भी खा जाएगी, जो सीड्स होगा उसको खा जाएगी, और बाकी जो आपका वहाँ पे इंसेक्ट रहेगा वो तो खत्म ही कर देगी। इसीलिए हमारे एक नई चीज़ डेवलपमेंट की गई जिसको बोलते हैं बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड, जो कि हजारों वर्षों से हमारे यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो बायो पेस्टिसाइड क्या होता है, आई ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन, मतलब नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, जैसे प्लांट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, ठीक है। जिसका यूज क्या पे किया जाता है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट, यहाँ पे क्रॉप्स लिख गया है, यहाँ पर आप इंसेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। एंड दे आर इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे साथ ही साथ डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। इनका जो लाइफ लॉन्ग होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, बस ये क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि ये हमारे पेस्ट को क्लीन करते हैं, किल करते हैं और हमारी जो फसल होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस आ गए, जैसे ये टॉक्सिक नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन के लिए भी टॉक्सिक नहीं होते हैं। दे आर बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब नष्ट हो सकते हैं, विदाउट लिविंग टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं देंगे। एंड लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। उसके बाद जो हम बायो पेस्टिसाइड कर रहे हैं कितने टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रोबियल। माइक्रोबियल का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं और हमारे जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड होते हैं जैसे एंटीबायोटिक के तरीके से काम करते हैं, और जो हमारे फसल के लिए नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। जैसे बायोफंजीसाइड में ट्राइकोडर्मा मैंने आपको जस्ट बताया था, एंड बायो हर्बिसाइड में फाइटोप्थोरा होता है, एंड बायो इंसेक्टिसाइड में बैसिलस थ्रोंजिनेसिस आता है, ठीक है। ये हमारे घर जाता है बायोलॉजिकल या माइक्रोबियल बायो पेस्टिसाइड होते हैं। उसके बाद आता है बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी प्लांट मेटाबॉलाइट, जैसे एल्कोलाइड हो गए, टैनिन्स हो गए, कॉर्टिनेट्स हो गए। ये क्या करते हैं, एज अ बायो इंसेक्टिसाइड, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं, लेकिन प्राप्त कहाँ से हुए हमको, बायो सोर्सेस का, मतलब प्लांट से
से, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, मतलब एक डिजीज का नाम है जिसका नाम क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, ठीक है, जो कहाँ से कॉज होती है, ओडियम नियोलिकोर सिकिम इन टमाटो, मतलब टमाटर में होती है। उसका कलर कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, जियान नॉट वीट से। इसका ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इसका यूज करके हम इस डिजीज को ट्रीट करते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड आता है वो क्या आता है, प्लांट पेस्टिसाइड। देखिए वेरियस प्लांट पॉजेसेस पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी, जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, टबैको हो गया एंड सबरडीला हो गया, ठीक है। जैसे आप क्या कहते हैं, नीम का पत्ती लेते हो सुखा के उसको अपने हर्बिसाइड के तरीके से यूज करते हैं। तुलसी सो ऑलरेडी अपने आप में एक हर्बिसाइड है, टोबैको भी है, ठीक है, एंड सबरडीला इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। एंड दे यूज स्प्रे इन पाउडर फॉर्म विथ वाटर, मतलब क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है, वाटर में मिला करके उसको मशीन से हम क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। आपने उसको देखा होगा। तो यहाँ पर हमारी बायोडायनामिक कंप्लीट होती है। सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट लर्न फार्मेसी चैनल को, और यूट्यूब एंड जो हमारी टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब हमारा वीडियोज के लिए है, टेलीग्राम हमारा नोट्स के लिए, और व्हाट्सअप जो ग्रुप है हमारा स्पेशली फॉर द डाउट एंड क्यूरीज के लिए है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।